हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारे डेली क्विज का लेक्चर है और आज की डेट है 18 अगस्त 2022। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस को हम मॉर्निंग में अपलोड कर देते हैं और मॉर्निंग में अपलोड करने के बाद में आप इन क्वेश्चंस को हमारी वेबसाइट के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स, ये जो डिस्कशन वीडियो है इसके अंदर आपको जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जो मिलती है उसको आप अपनी एक नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए और एक प्रॉपर नोटबुक मेंटेन कीजिए, जिससे आप जो 2023 है उसके एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से अपने जो भी गलतियां हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, उनको एक जगह कलेक्ट करके रख सकें। क्योंकि अगर आप अलग अलग जगह कहीं पे लिखोगे या कहीं नहीं नोट डाउन करोगे तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो रैंडम अलग अलग जगह आप उसको सेव कर लोगे, अलग अलग जगह लिख लोगे। तो इसलिए एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करनी चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि हमारे जो वोल्केनो आईएएस के द्वारा एक मेंटरशिप इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर में जो बच्चे अगर टारगेट बेस स्टडी करना चाहते हैं, अपनी स्टडी में कंटिन्यूटी रखना चाहते हैं, तो आप हमारा जो मेंटरशिप इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हो। मेंटरशिप इनिशिएटिव के अंदर आपको डेली टारगेट दिया जाएगा। डेली टारगेट के साथ में आपका जो 15 डेज में या 10 डेज के अंदर आपके टेस्ट होंगे, जिनके अंदर जो टारगेट दिया गया है उसको आपको, अगर आपने कैसा किया है तो आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि आप किस टाइप से पढ़ाई कीजिए। डेली आपको मेंस से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। मैप्स के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको मैप से रिलेटेड आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने जो मेंटर हैं उनके साथ जुड़ सकते हो, अपनी प्रिपरेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको शेयर कर सकते हो कि किस टाइप से मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सा जो तरीका है वो आपके लिए सही होगा। तो उनके अलावा भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि वोल्केनो आईएएस के द्वारा एनसीईआरटी सीरीज भी लॉन्च की गई है। सतीश चंद्रा से रिलेटेड भी जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो रहे हैं और हमने जो लक्ष्मीकांत है उन सबसे रिलेटेड भी जो लेक्चर्स हैं उनको अपलोड किया है। तो आपको जो ओवरऑल प्रिपरेशन चाहिए, जो सभी सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश की जा रही है। और नवंबर 30 तक आपका जो कोर्सेज हैं, जो लगभग मैक्सिमम जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर किया जाएगा। उसके बाद में कंटिन्यू यहाँ रिवीजन रहेंगे। आप रिवीजन जो सीरीज़ हैं उनको ज्वाइन कीजिए। उसके बाद में जब दिसंबर और जनवरी का समय आएगा तो हम साथ मिलकर रिवीजन करेंगे अच्छे से, और मल्टीपल टाइम रिवीजन करके हम एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, जिससे एग्ज़ाम जो क्रैक करना काफ़ी ईजी हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कारा से रिलेटेड। सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज भी ये न्यूज़पेपर के अंदर जो एडिटोरियल होते हैं उनके अंदर इसके बारे में मेंशन था। और कारा के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कौन से एक्ट के थ्रू हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, एक एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का, उसी एक्ट के थ्रू इस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अडोप्शन से रिलेटेड है। इसके अलावा जो चिल्ड्रंस का जहाँ अडोप्शन हो जाता है, जो पेरेंट्स उनको अडोप्ट कर लेते हैं, तो वहाँ भी इनके द्वारा इंस्पेक्ट किया जाता है, वहाँ पे चेक किया जाता है कि बच्चे का सही से देख रखाव हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी वर्क किए जाते हैं कारा के द्वारा। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। इट ओनली रेगुलेट द अडोप्शन ऑफ चिल्ड्रन इनसाइड द कंट्री। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि ओनली इनसाइड द कंट्री ही रेगुलेट नहीं करता। इंटर कंट्री जो अडोप्शन का जो प्रोसेस है उसको भी कारा ही रेगुलेट करता है। तो इस वजह से जो हेग कन्वेंशन है 1993 का एक कन्वेंशन है, 1993 का जो अडोप्शन से रिलेटेड एक कन्वेंशन है। अगर हम बात करें तो हेग कन्वेंशन है। तो उस हेग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो कारा है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है इनसाइड द कंट्री एंड द इंटर कंट्री। अगर कोई अडोप्शन से रिलेटेड केसेज हैं उनको ओवरव्यू करने का, उनको रेगुलेट करने का जो पावर है वो सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है कारा, उसी के पास है। तो यहाँ पे सेकंड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगा। तो ओनली यहाँ पे वन आंसर है, ए यहाँ पे आंसर होगा। तो इम्पोर्टेंट बात क्या निकल के आई फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर में,
जो कारा नाम का इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के थ्रू इस्टेब्लिश होता है। इंटर कंट्री और इंट्रा कंट्री जो है, इनसाइड द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री जो अडोप्शन के जो भी केसेज हैं, जो रेगुलेशन हैं, उनको यहाँ पे देखा जाता है कारा के द्वारा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स, कारा के द्वारा जो इंडिया में अडोप्शन का जो प्रोसेस है ना, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कौन जो लोग हैं जो अडोप्ट कर सकते हैं। अगर सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट लाइक द ओनली मेल मेंबर है, तो उसको अडोप्शन का यहाँ पे नहीं दिया जाता है इंडिया के अंदर में। और 2-3 ईयर्स बैक जो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर जो लोग रह रहे थे, उन लोगों को भी अलाउ किया था कि आप लोग भी अडोप्ट कर सकते हो चाइल्ड को अगर आप चाहो तो। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कुछ साल पहले, जो 2018 या 19 के समय में ये अलाउ किया गया था। तो इस वजह से जो कारा है, और कारा कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर है, हर साल इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ आता रहता है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रोहिंग्या, जो हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स से रिलेटेड है। और जो कल के न्यूज़पेपर में और आज के न्यूज़पेपर में तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मेंशन किया गया है, जो हमारे एक मिनिस्टर के द्वारा ट्वीट किया गया है, और उसमें बताया गया है कि इनको जो प्रॉपर हाउस जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उससे रिलेटेड है, और बेसिकली उनको डिटेंशन सेंटर के रूप में बाद में बताया गया है। कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है उन सब के बारे में हम रीड करेंगे। रोहिंग्या एक एथनिक मुस्लिम ग्रुप है, तो अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। रोहिंग्या एक एथनिक मुस्लिम ग्रुप है, और ये जो मैक्सिमम इनकी जो पॉपुलेशन है वो एक साउथ वेस्ट का एक स्टेट है म्यांमार के अंदर, साउथ वेस्ट एरिया के अंदर एक स्टेट है, उस स्टेट का नाम है रखाइन स्टेट। तो रखाइन स्टेट के अंदर इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी अच्छी है, और वहाँ पे इनका लगातार कंटिन्यू प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि जो म्यांमार है वो उसका अगर हम बात करें कि वहाँ पे वो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री है, और ये मुस्लिम माइनॉरिटी पीपल्स हैं। तो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री होने की वजह से इनको कंटिन्यू प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। इसकी वजह से ये लोग माइग्रेट करके इंडिया के अंदर और बांग्लादेश के अंदर कंटिन्यू आ रहे हैं, और इसी से रिलेटेड ये हमारे इंडिया में जो माइग्रेशन हो रहा है, इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से भी कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर ये रहते हैं। इनको डिटेंशन सेंटर्स के अंदर सेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एथनिक मुस्लिम ग्रुप हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एथनिक मुस्लिम ग्रुप हैं, रखाइन स्टेट में रहते हैं, और यूएन ने इनको डिस्क्राइब किया है वन ऑफ द मोस्ट प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी माइनॉरिटीज़ हैं जिनको प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ का दर्जा दिया है, यूएन ने बताया है कि प्रोसिक्यूटेड हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस कंट्री में या इस रीजन में। तो यहाँ पे अगर बात करें, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। और रखाइन स्टेट हमारे जो इंडियन मानसून के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो रखाइन स्टेट के वहाँ पे जो अराकन पहाड़ियाँ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो हमारे जो मानसून को बाइफरकेट करने में और उसको जो नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ डिफ्लेक्ट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि म्यांमार के अंदर जो अभी रिसेंटली जो कूप हुआ था लास्ट ईयर 2021 में, तो वहाँ की जो लीडर थी आंग सान सू की, उनको डिटेन कर दिया गया था, उनको डिटेंशन में डाल दिया गया था। तो अभी उनको रिसेंटली कुछ सेंटेंस भी सुनाया गया है कुछ टाइम के लिए। तो आंग सान सू की नोबेल प्राइज़ विनर हैं, नोबेल पीस प्राइज़ उनको मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स ये कुछ बातें थी म्यांमार से रिलेटेड। और हम अगर बात करें कि हमारे जो रोहिंग्या पीपल्स हैं उनके रिलेटेड कुछ बातें, तो यहाँ पे आंसर सी होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द प्रोजेक्ट दास्तान से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्रोजेक्ट दास्तान, अगर हम बात करें तो ये वो है कि जो पार्टीशन के समय में जब देश का हमारा बंटवारा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो उस पार्टीशन के समय में जो सर्वाइवर हैं, उस पार्टीशन के अंदर जो लोग बचे थे, जिन लोगों ने कैसे जैसे करके सर्वाइव किया था, उन लोगों को अपने एंसेस्टर विलेज है वहाँ का वर्चुअल टूर कराने से रिलेटेड ये एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट दास्तान जो चलाया जा रहा है। उनको अपना जो कुछ एंसेस्टर विलेज हैं, जैसे इंडिया के अंदर कुछ लोग आज दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, और वो लोग बेसिकली बिलोंग किया करते थे पाकिस्तान पंजाब से, तो उनको वहाँ का जो एंसेस्टर विलेज है, जो उनका पुराना गांव है, उसको वर्चुअल टूर
करवाया जा रहा है प्रोजेक्ट दास्तान के थ्रू में। तो पार्टीशन सर्वाइवर जो पीपल्स हैं उनसे रिलेटेड है ये बेसिकली वुमेन फ्रीडम फाइटर्स की कोई स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, जर्नी ऑफ इंडिया इन 75 ईयर्स से रिलेटेड भी नहीं है और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड भी नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ए आंसर है कि पार्टीशन से रिलेटेड जो बंटवारे के बाद में जो सर्वाइवर जो पीपल्स बचे उनका जो वर्चुअल टूर है उनके एंसेस्टर विलेज का, तो उससे रिलेटेड है प्रोजेक्ट दास्तान। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप एथिक्स में इसको यूज़ कर सकते हो, अपने ऐसे में इसको यूज़ कर सकते हो प्रोजेक्ट दास्तान को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि जो 2 लोकेशन हैं कोक्स बाज़ार एंड द भासन चार आइलैंड हैं, ये बेसिकली 2 लोकेशन हैं और ये बांग्लादेश के अंदर में है। जब रोहिंग्या मुस्लिम्स का जो माइग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया, जब रोहिंग्या मुस्लिम्स का माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया और उनकी जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली अगर हम बात करें जो ईस्टर्न बांग्लादेश है उसका एक रीजन है कोक्स बाज़ार, तो कोक्स बाज़ार के अंदर उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो अभी उन जितने भी जो लोग माइग्रेट हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उन लोगों को वहाँ पे एक आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल के अंदर सिचुएटेड है, भासन चार आइलैंड, जिसको अगर हम बात करें बंगाली जो वर्ड है वो है फ्लोटिंग आइलैंड इसको बोलते हैं। तो भासन चार आइलैंड के ऊपर उन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें जो बहुत सारे जो बाहर से अगर बात करें यूएन के द्वारा भी इनको पैसा दिया जा रहा है, फंड किया जा रहा है कि इन लोगों को एक प्रॉपर डिटेंशन सेंटर के अंदर में शिफ्ट किया जाए जिनकी उनकी डिग्निफाइड लाइफ हो, जी सकें थोड़ा। तो इसी वजह से उनको एक भासन चार आइलैंड है जिसको फ्लोटिंग आइलैंड भी बोलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें रोहिंग्या मुस्लिम्स की, तो रोहिंग्या मुस्लिम्स को जो वहाँ पे जो म्यांमार स्टेट है, म्यांमार के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि इन लोगों को बेसिकली ब्रिटिश पीपल्स वहाँ प्लांटेशन के लिए लेके आए थे और उसी वजह से उन लोग ओरिजिनली ये लोग म्यांमार के नहीं हैं, इसलिए वहाँ पे उनका कंटिन्यू प्रोसिक्यूट किया जा रहा है इन लोगों को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, बांग्लादेश इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो फर्स्ट सिटिंग हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की उसको प्रिसाइड किसने किया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको आना चाहिए, ये बेसिक क्वेश्चन है। हमारी जो सेकंड जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत का उसके अंदर भी इसके बारे में दिया हुआ है और ये बेसिक चैप्टर से इनके बारे में तो हमको पता होना चाहिए। कभी कभी कुछ बेसिक फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं और उनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और जो नहीं होने चाहिए एग्जाम के अंदर में, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर आपके 60 क्वेश्चन भी करेक्ट हो रहे हैं, 60 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो आप एग्जाम को क्रैक आराम से कर पा रहे हो, क्योंकि कुछ नेगेटिव होंगे कुछ उसके बाद में, तो आपका अराउंड 100 के आसपास स्कोर बनेगा। 100 एंड 110 के आसपास स्कोर आपका इजीली है प्रेजेंट समय का जो टफ पेपर जिस हिसाब से आ रहे हैं उसको देखते हुए। तो फ्रेंड्स आपको ये जो बेसिक जानकारी है वो होनी चाहिए। तो हम फर्स्ट सिटिंग ऑफ जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करें, पहली बात तो बात करें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो सेक्शन 8 है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, जिसका सेक्शन 8 है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका जो सेक्शन 8 है इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको क्रिएट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फर्स्ट सिटिंग थी उसको हेड किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उसको हेड करते हैं। बाद में जो राजेंद्र प्रसाद हैं और ये लोग टेक ओवर करते हैं। जो फर्स्ट सिटिंग हुई थी उसको तो सच्चिदानंद सिन्हा ने हेड किया था और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन को इन लोगों ने फ्रेम किया था। वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और दुनिया भर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनको रीड किया, उनमें जो इम्पोर्टेंट बातें थी हमारे कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट हैं उन सबको यहाँ पे ऐड किया गया और इंडियन जो डिमांड है पीपल्स की उसके अकॉर्डिंग उसको मोल्ड किया गया और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ किया गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कुछ बातें हैं जिनके बारे में हमने जो लक्ष्मीकांत का जो लेक्चर अपलोड किए हैं यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे उसको देख सकते हो, जिनके अंदर बेसिकली क्या क्या फ़ीचर हैं, सैलिएंट फ़ीचर क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में जो बातें हैं सब वहाँ पे हमने अपलोड कर रखी हैं, आप देखिए उनको। तो सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पे राइट आंसर होंगे। तो फ्रेंड्स आज के डिस्कशन वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये डिस्कशन वीडियो सही लगा है, अगर आप यूपीएससी की सीरियस वे में प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने जो स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं जो सिविल सर्विस के रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देखिए स्टूडेंट्स। आप जो मैक्सिमम जो हैं 50 लोग के आसपास इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो अगर आप कंटिन्यूटी रखना चाहते हो अपने एग्ज़ाम प्रोसेस में तो इन वीडियोस को देखिए। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।